Hello students, myself Vishit Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि 100 वीडियोस मैं तैयार करूंगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। आप किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए एग्ज़ाम लगा रहे हो, अगर कॉमर्स लेक्चरर का लगा रहे हैं तो, या केवी, एनवीएस या दिल्ली SSSB में लगा रहे हो तो आपके लिए वीडियो यूजफुल है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए और ट्राई कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसे हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्या होगा रिटायरमेंट के समय? ए ऑप्शन, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेकंड, वो केवल रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। थर्ड ऑप्शन कि वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। और चौथा है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। तो इसका सही आंसर है ए, ये जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। देखिए, अगर आपके पास कोई असेट है, पहले आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन अभी आपको ध्यान आ गया, तो आप उस असेट्स को डीआर करेंगे और रिवैल्यूएशन को सीआर करेंगे। सपोज करो कोई टाइपराइटर था, वो टाइपराइटर आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो अभी आप क्या करेंगे, उस टाइपराइटर को डीआर करेंगे और रिवैल्यूएशन को सीआर करेंगे। आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर डी भी हो सकता है। देखो, इवेंचुअली तो इसका आंसर डी ही है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का बेनिफिट होगा वो बाद में पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। लेकिन आपको वहाँ तक अभी नहीं सोचना चाहिए, या मैं कहूँ कि आंसर होते हैं एक सही और एक ज़्यादा सही। तो अभी तो ये है कि इसने पूछा कि जब आपका अनरिकॉर्डेड असेट्स आपकी नॉलेज में आता है तब आप क्या करेंगे, तब आप सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसका आंसर ए रहने वाला है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी। ओके, बी का रिटायरमेंट है, ध्यान दीजिए, बी का रिटायरमेंट है। गुडविल वाज वैल्यूड एज 30,000। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कॉम्पनसेट बी। वेल, अगर 3 साझेदार हैं और उसमें से रिटायरमेंट हो रहा है बी का, तो देखिए सर, पहले तो सबसे पहले गुडविल का पता कीजिए। जैसा बताया जा रहा है कि आपकी जो गुडविल है वो 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये में आप बी का शेयर पता कीजिए, जो जा रहा है उसका शेयर पता कीजिए। आप देखेंगे कि बी का शेयर है 2/5, तो 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 12,000 रुपये पाएंगे। अब ये 12,000 कौन देगा? ऑब्वियस ही बात है कि बी के जाने से गेन किसको हुआ, ए और सी को। ए को जो गेन हुआ वो हुआ 2 पॉइंट को, और सी को जो गेन हुआ वो हुआ 1 पॉइंट का। तो ये 12,000 है वो 2:1 में जाएगा, 8,000 रुपये और 4,000 रुपये आएगा। तो इसका आंसर सर 8,000 और 4,000 रुपये आएगा। अगर इसकी एंट्री वो हमसे पूछता तो हम जाने वाले बंदे को सीआर करते, क्योंकि जाने वाला बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है और उसके सेक्रीफाइस करने से जो गेन उठा रहे हैं वो ए और सी हैं। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है सर, और बिना गुडविल को डेबिट क्रेडिट किए, आजकल यही चलता है, बिना गुडविल को डीआर सीआर किए आप ये एंट्री करेंगे सर। एंट्री बनेगी एस कैपिटल सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। रिटायरिंग पर्सन जितना उसका शेयर है उस वैल्यू से क्रेडिट होगा, और जिन्होंने गेन किया है, अच्छा आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो 2:1 है ये इनका नया रेशो है, जिनको पीछे वो छोड़ के गया है ये उनका नया रेशो है, एज वेल एज ये इनका गेन रेशो माना जाएगा। ठीक है सर, और ये एंट्री आपको गेन रेशो में ही करनी है। इनको आप गेन रेशो में डेबिट करेंगे और इसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट करेंगे। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आउटगोइंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड फॉर पार्टिंग विथ फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट in favor of remaining partners. The remaining partners contribute to such compensation in। कहता है जो जा रहा है बाहर साझेदार, उसको हम क्षतिपूरित करते हैं साझेदारों के भावी लाभों के लिए, क्योंकि जो जा रहा है वो अपना प्रॉफिट छोड़ के जाता है, तो हम उसे एक तरह से कॉम्पनसेट करते हैं। और ये कॉम्पनसेट जो करते हैं वो बचे हुए साझेदार किस रेशो में करते हैं? क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, और इसीलिए है कि आप जिस भी मीडियम से हैं
आप लगाएं। बाकी मेरा तो एक्सपेक्टेशन रहता है एज ए टीचर, आप भी टीचर बनने वाले हैं, तो यही रहता है कि आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि ठीक है कि इंग्लिश की बड़ी वैल्यू है, लेकिन हो सकता है कि जो आपको सुनेगा स्टूडेंट वो हिंदी में कंफर्टेबल हो। और अगर आप हिंदी भाषी हैं और ज़माने के साथ आपको इंग्लिश का प्रयोग करना है, तो आपको, मैं तो कहूँगा, दोनों लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है। क्वेश्चन है कि आप जो वो कॉम्पनसेट करेंगे वो किस रेशो में होगा, गेनिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, गेनिंग रेशो में। ठीक है, अगर हमें पता है कि ए, बी और सी की फर्म में से मान लीजिए कि सी जा रहा है, तो ए और बी इसे कॉम्पनसेट करेंगे गेन रेशो में। गेन रेशो के लिए आपको न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना पड़ेगा। न्यू रेशो में से आप ओल्ड रेशो लेस करना, तो आपका जो रेशो आएगा उसमें वो कॉम्पनसेट करेंगे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखें, तो कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They took a joint life policy of 5 lakh rupee with a surrender value of 3 lakh rupee. The firm treats the insurance premium as an expense. Why retired? ओके, मैं इसको बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ कि why रिटायर हुआ है। Why retired and X and Z decided to share profit and losses 2:1. The amount of joint life policy will be transferred to. तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 पार्टनर हैं और उनके नाम है एक्स वाई जेड, और उनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है इक्वली। तो ये तो इनका ओल्ड रेशो आपको गिवन है, और इसके बाद ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से y चला गया, तो मैंने ये y को सर्किल कर दिया, y को हटा दिया, और y को हटाने के बाद x और z बचे, और x और z ने आपस में अपना म्यूचुअल रेशो तय किया है 2:1, यानी इन्होंने अपना रेशो चेंज किया है, इन्होंने अपना रेशो 2:1 किया है। पहले इनका रेशो 1:1 था, अब 2:1 कर लिया। खैर, अब तीन कहानियां हैं। पहली बात यह है कि इन लोगों ने एक पॉलिसी ले रखी है, और वो पॉलिसी 5 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए आपको कब मिलते? या तो किसी की डेथ होती, या आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती टाइम पूरा होने पे। आपको 5 लाख रुपए केवल तभी मिलेंगे जब या तो किसी की डेथ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, या कहें कि पॉलिसी की मैच्योरिटी आ जाए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डेथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में डेथ नहीं है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था कि वाई का रिटायरमेंट है, कि वाई अवकाश ले रहा है। तो पहली बात तो ये समझिए कि आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यानी आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा। तो क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू 3 लाख रुपए है। अब एक और बात है, और ये इंपॉर्टेंट है, कि ये लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने का मतलब होता है कि ये उस प्रीमियम को P&L में डाल देते हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि वो बैलेंस शीट में उसे नहीं डालते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो 3 लाख रुपए मिलेंगे उसकी बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू 0 है। तो जिसकी वैल्यू 0 है, जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, उससे आपको 3 लाख रुपए मिले हैं। तो ये जो आपको 3 लाख रुपए मिले हैं, ये डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 3 लाख को जब आप बांटने लगेंगे तो ये इसका ए ऑप्शन बनेगा कि एक्स वाई जेड तीनों CR होंगे, एक्स वाई जेड तीनों क्रेडिट होंगे, तीनों के खाते में 1-1 लाख रुपए क्रेडिट होंगे। आपको बाकी ऑप्शन भले पढ़ लीजिए, वो तो पढ़ने हैं ही, बट पहले मेरा मानना है कि अगर आपने कोई डायरेक्ट आंसर आता हो तो पहले वो डायरेक्ट आंसर सोचना चाहिए, और फिर जो गिवन ऑप्शन में जहां वो लिखा हुआ हो उसे लिखना चाहिए। आंसर देते समय सही और ज़्यादा सही में से ज़्यादा सही को चुनना चाहिए, और सारे गलत हों तो कम गलत को सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए सर, अभी और क्वेश्चन करते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Goodwill does not appear in books, but it is agreed to be worth 1 lakh rupee. X retires from the firm and Y and Z decides to share future profits equally. X share of goodwill will be debited to K's and Z's. तो खैर ये K नहीं है, Y है, तो इसे तो खैर आप Y पढ़ लीजिएगा। तो बताओ ये Y और Z को किस रेशियो में डेबिट करेंगे। तो अपन शुरू से बात करते हैं। बेसिकली 3 पार्टनर हैं,
और उनके नाम एक्स, वाई और जेड है। और इनकी जो रेशो है वो रेशो है 5, 3 और 2। ये इनकी रेशो रही है। अब पहले तो देखो जा कौन रहा है, इनकी फॉर्म में से एक्स जा रहा है, ठीक है सर। तो इस एक्स को तो अपन ने हटा दिया। तो अब देखने वाली बात है कि वाई का रेशो क्या हो गया। इन्होंने अपना रेशो इक्वली डिसाइड किया है, तो वाई का रेशो अब फ्यूचर के लिए 1 है और जेड का रेशो भी फ्यूचर के लिए 1 है। तो ये आपको जो दे रखा है वो है आपका ओल्ड रेशो, और ये जो नीचे दे रखा है वो है न्यू रेशो। तो आप गेन कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है। गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अगर हम बात करें y के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो y का न्यू रेशो जो हो गया वो हो गया 1/2, जबकि उसका जो ओल्ड रेशो था वो था 3/10। और आप आराम से इसको एलसीएम वगैरह सॉल्व कर लेना, ये तो बच्चों वाली बात है। तो आपका 2/10 आएगा। तो y का जो गेन है वो तो है 2/10। और अगर अपन जेड की बात करें तो जेड का जो न्यू रेशो है उसका न्यू रेशो भी 1/2 है, क्योंकि इक्वल डिसाइड किया है इन्होंने। और इसका पहले रेशो था 2/10, ठीक है सर। तो अब आप इसमें से 10 को एलसीएम ले लीजिए, और 10 को एलसीएम लेके इसमें आप पाएंगे 5 और इसमें आप पाएंगे 2, रिजल्ट पाएंगे 3। तो सर जेड का जो गेन आ रहा है 5 में से 2 हटा के वो 3 आ रहा है। तो सर इसका 2:3 आंसर आएगा। 2:3 इसका आंसर लगने वाला है। वेल आप चाहें तो जैसे जनरली किया जाता है गेन रेशो निकालते समय न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया जाता है। अगर कुछ लोगों को परसेंटेज का शौक हो तो मैं बताऊं उनको कि देखो इसमें क्वेश्चन में जो ओरिजिनली परसेंटेज थे वो थे 50%, 30%, 20%। 532 का मतलब होता है 50%, 30%, 20%। उसके बाद x चला गया और y और z का रेशो इक्वल हो गया, यानी 50%, 50%। तो आप ये देखो कि जिसको पहले 30% मिलता था उसको अब 50% मिल रहा है, यानी उसको 20% का फायदा हुआ। ये अपसाइड जो है ना, ये गेन का निशान है, ये ऊपर जा रहा है। और जो जेड है उसको पहले 20 मिलता था, अब उसको 50 मिल रहा है, तो उसको भी 30% का गेन हुआ। तो चीज़ों का ये भी समझने का तरीका होता है। खैर वो आपकी इच्छा और कंफर्ट की बात है। 2:3 इसका आंसर रहने वाला है। चलिए सर अपन एक क्वेश्चन और करें। A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 2:1. A's capital is 50,000, B's capital 70,000, C's 35,000. B retires from the firm and balance in reserve on the date was 25,000. If goodwill of the firm was 30,000 and profit on revaluation was 7,500, then amount payable to B is, well, इस फर्म में अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में B आपका रिटायर हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बी जा रहा है तो वो बोलेगा मेरा पैसा दो। तो हम बी को क्या देंगे, तो बी की जो ओरिजिनल कैपिटल है, इस क्वेश्चन में आप पढ़िए सेकंड लाइन में लिखा है कि बी की कैपिटल 70,000 रुपये है। एक तो आपको 70,000 रुपये देने हैं। इसके अलावा फर्म के पास जो रिजर्व है, जो 25,000 का रिजर्व है, उसमें से आप बी का शेयर दोगे। बी का जो शेयर है वो है 2:1 में, ये वाला 2। तो आप उसको 25,000 का हिस्सा देंगे, जो कि आपका 10,000 रुपये बनेगा। ये हो गया आपका रिजर्व। फर्दर वो ये कहेगा कि मैं जा रहा हूँ तो गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए, मुझे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो 30,000 की जो गुडविल वैल्यूएशन हुई, किसी भी मेथड से हुई होगी, उसमें ये 2/5 शेयर लेगा और ये करीबन करीबन 12,000 रुपये आएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट होता है और वहाँ 7,500 रुपये आया, तो 7,500 रुपये आया, और कहें 2/5 के हिसाब से उसमें से भी शेयर निकलेगा जो करीबन करीबन 3,000 रुपये आएगा। इसकी ओरिजिनल कैपिटल 70, 80, 92, 95, इसका जो टोटल ड्यू अमाउंट बनेगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट को सिखाना पड़ता है, अपने को समझना पड़ता है कि कितना हिस्सा रिटायरिंग पर्सन का होगा, तो सारा मिला के उसका 95,000 का क्लेम बन रहा है। इसमें डी ऑप्शन 95,000 दे रखा है, तो आपका आंसर डी रहने वाला है। चलिए सर 7th क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5. B retires from the firm.
A and C decides to share the future profit and losses in 3:2. Calculate the gain ratio. ठीक है सर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका B का रिटायरमेंट है, आपका B जाना चाहता है, ये जाए, अच्छी बात है। ऑब्वियस ही बात है कि B जाएगा तो A को फ़ायदा होगा और C को भी फ़ायदा होगा। तो हमें गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए अपने को न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो देखना होगा। अगर हम बात करें A की, तो A का जो कहें न्यू रेशो है, A का जो न्यू रेशो है वो है 3/5, 3/5। और इसका जो A का जो पहले रेशो था वो था 1/2। क्वेश्चन में गिवन है 1/2। ठीक है, आप 5 और 2 की एलसीएम लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 1/10 इसका आंसर है। ठीक है, और अगर अपन बात करें सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सी का जो नया रेशो है वो है 2/5 और सी का जो अर्लियर रेशो था वो था 1/5। तो ये तो सॉल्व ही हो गया, 2 - 1 तो 1/5। अब यहाँ आप गलती ये मत कर देना कि ये 1/10 है और ये 1/5 है और दोनों बराबर है, कहीं से भी बराबर नहीं है। ठीक है, 1/5 को अगर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2/10। मतलब पहले का जो गेन है वो है 1/10 और जो दूसरे का गेन है 2/10, तब आपका आंसर आएगा 1:2। तो इसका आंसर 1:2 रहने वाला है, इसका आंसर ए रहने वाला है। और बाय द वे अगर आपको जैसे मैंने कहा परसेंटेज का शौक है, तो 1/2 का मतलब होता है 50% और 3/10 का मतलब होता है 30% और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो पहले इनके जो पुराने रेशो थे वो तो थे 50, 30, 20 और जब वो चला गया, जब B चला गया तो उसके बाद पहले का रेशो हो गया 3:2 यानी 60% हो गया। ये इसका रेशो 60% हो गया और 2/5 का मतलब होता है 40% हो गया। तो इसका रेशो डेफिनेटली इंक्रीज है और इसका रेशो 10% इंक्रीज हुआ है, वेयर एज इसका रेशो 20% इंक्रीज हुआ है। तो इनको जो गेन हुआ है वो साफ दिखाई देता है, 1:2 में गेन हुआ है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। तो A, B and C are partners with capital of 1,75,000 and 50,000. On C's retirement, his shares is acquired by A and B in the ratio of 6:4. Gaining ratio will be ये तो बहुत ही ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। देखिए इसमें C का रिटायरमेंट है, C का रिटायरमेंट है तो उसका शेयर साफ लिखा है कि उसका शेयर अक्वायर किया किसने, A और B ने। ठीक है, उसका शेयर, उसका भाग अ और ब ले लेते हैं। तो जिस अनुपात में लेते हैं वही इनका गेन रेशो होता है। तो मतलब खुद ने ही बता दिया, जैसे आप थोड़ा मैं अच्छा रेशो में नहीं गिवन है, तो जैसे A, B और C है और इनका रेशो नहीं गिवन है तो 1:1 मान लेते हैं। और ऐसे में जब C का रिटायरमेंट हो रहा था तो C के रिटायरमेंट पे इसका जो शेयर है वो इन्होंने 6:4 में ले लिया। तो डेफिनेट इन्होंने 3:2 में गेन किया है। ठीक है, इससे बढ़िया तो ये घुमा के ऐसा पूछता कि लाइक सी का गुडविल का हिस्सा 1 लाख रुपए हुआ, 1 लाख में से ए ने 60,000 कंट्रीब्यूट किया, बी ने 40,000 कंट्रीब्यूट किया। तो अपन ये कहते हैं कि हाँ भाई जितना जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उतना उतना ही इनको गेन होगा। तो 3:2 इनका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान था। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फर्म गेट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर ऑल द पार्टनर। साझेदार को अवकाश ग्रहण के समय फर्म को बीमा कंपनी से राशि मिलती है जो कि सभी साझेदारों द्वारा दी गई जीवन बीमा पॉलिसी की वजह से मिलती है। यह राशि कौन सी होती है? पॉलिसी वैल्यू फॉर द रिटायरिंग पार्टनर एंड सरेंडर वैल्यू फॉर द रेस्ट, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट, नन ऑफ दीज। देखिए सर ये क्वेश्चन ध्यान से समझने का है, क्योंकि इसलिए समझने का क्वेश्चन है क्योंकि देखिए 2 केस होते हैं, एक होता है रिटायरमेंट और एक होता है डेथ। पहले तो इस बात के लिए तैयार रहिए। मोटे तौर पे बात यह है कि रिटायरमेंट के केस में आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है और जो डेथ का केस होता है उसमें आपको पूरी पॉलिसी की राशि मिलती है। तो पहले तो ये बुनियादी बात है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जाते ही चेक करना है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है।
जैसे कि इसमें साझेदार का अवकाश ग्रहण है, साझेदार का रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो मिलेगी वो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसका आंसर बी होगा। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी दो तरह की होती है। पॉलिसी कभी कभी हम जॉइंट लाइफ के लिए लेते हैं और पॉलिसी कभी कभी सबके जीवन पे अलग अलग यानी सेपरेट सेपरेट ली जाती है। तो भी ये नियम तो लगता ही है कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप रिटायरमेंट पे सॉल्व कर रहे हैं तो यू विल गेट सरेंडर वैल्यू, और अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में डेथ हो रही है तो यू विल गेट फुल वैल्यू, आपको पूरा मूल्य मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेपरेट पॉलिसी में क्या होता है। सेपरेट पॉलिसी में जैसे अगर मान लीजिए एक ही डेथ हुई, डेथ की बात कर रहा हूँ, एक ही डेथ हुई तो आपको ए का तो मिलेगा फुल मूल्य, और जो बी और सी है उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है कि ए ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन ये ए ऑप्शन तब होता है, ये ए ऑप्शन तब होता है जब पहली बात तो सेपरेट पॉलिसी हो, जब पहली बात तो सेपरेट पॉलिसी हो और दूसरी बात है कि डेथ का क्वेश्चन हो। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन डिटरमिन करना पड़ेगा क्वेश्चन है किसका। राइट नाउ ये जो क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट का है, और रिटायरमेंट के अंदर भी ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है, और जिसमें कि आपको पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। वो मैं आपको समझा पाया। हाँ, अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 6,000, ए विल गेट क्रेडिट ऑफ। देखिए कोई वैसे इतनी गलती करता नहीं है, पर मैं बता दूं जैसे ए बी सी तीन लोग हैं, लाभ हानि को बराबर बांटते हैं, ए रिटायर हो रहा है, आपने गुडविल निकाली 6,000 रुपये, आपने सोचा बेचारा ए जा रहा है, ए ने हमारी फर्म के लिए इतना किया तो आप उसे क्रेडिट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सेंटिमेंटल नहीं होना, आपको इमोशनल नहीं होना, आपको 6,000 रुपये का जो गुडविल का हिस्सा है उसमें से आपको ए का शेयर निकालना है, विच कम्स टू 2,000 रुपी। तो वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट, और 2,000 रुपये इसका आंसर आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो सर जैसा मैंने बताया कि 100 वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स में बनाऊंगा ताकि अपन अपने स्कूल लेक्चरर एग्जाम का प्रिपरेशन देख सकें कि कैसा चल रहा है। बट इन केस अगर आप एक डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एक रेगुलर डेली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 15 फरवरी से हम डेली क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये 15 फरवरी के बाद वीडियो देख रहे हैं तो भी आप ये बैच आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें मैं 1 महीने का आपको फ्री ट्रायल क्लास दूंगा ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी का तो जज आप कर पा रहे होंगे इन वीडियोस से, अगर आप लगातार देख रहे हैं तो। और बाकी मैं कहूँगा कि डेली क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आप 1 महीने का फ्री ट्रायल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है लगातार, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप फर्स्ट ग्रेड लिखकर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम वगैरह, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा उससे भी भर सकते हैं। पर जनरली गूगल फॉर्म बाद में जाके डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी अपन और आगे 10 क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, वाई रिटायर्स एंड एक्स एंड जेड शेयर इज प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एक्स एंड जेड। ठीक है सर, तो 3 पार्टनर थे, अपन इनकी बात कर लेते हैं। इनके नाम थे एक्स, वाई और जेड, और इनका जो म्यूचुअल रेशियो था वो था 3:4:3। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक आसान या चोर रास्ते से सॉल्व करता हूँ। उसमें क्या हो रहा है सर, वाई जा रहा है, ठीक है, वाई आपका चला गया। अब वाई जब गया तो क्या हुआ कि एक्स और जेड उसके लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, उसके लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो 4 में से 2 रुपये तो इसने ले लिए और 4 में से 2 रुपये इसने ले लिए, तो एक्स के पास अब हो गए 5 पॉइंट, और इसके पास पहले 3 थे तो अब इसके पास भी हो गए 5 पॉइंट। तो इनका जो नया रेशियो हो गया वो हो गया 5:5, और यू कैन से 1:1। ठीक है, हालांकि जब अपन सिखाते हैं तो फिर अपने को ऐसे भी सीखना पड़ता है कि जैसे कौन गया, जैसे इस क्वेश्चन में वाई गया, वाई के पास क्या था, वाई के पास था 4/10। 4/10 का क्या हुआ, इक्वल रेशियो में लिया, इक्वल रेशियो में यानी 1/2। ठीक है, ये किसको मिला, एक्स को, और जेड को भी कितना मिला, इतना ही मिला। दोनों ने उसका जो शेयर है वो आधा आधा करके ले लिया। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो यहां से आप देखिए
कि x को 2/10 मिला, तो x जिसके पास 3/10 था पहले से ही, उसे 2/10 मिला, तो उसके पास 5/10 हो गया, उसके बाद 5/10 हो गया। और इसी तरह अगर बात करें अपना जेड की, तो जेड के पास भी 3/10 था और उसे भी 2/10 मिला, तो उसके पास भी 5/10 हो गया। तो आप कैसे भी सॉल्व करो, आपकी इच्छा है, और आपका आंसर 1:1 आने वाला है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है XYZ आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, Z retires from the firm, the new profit sharing ratio between X and Y is 1:2, find the gaining ratio। वेल, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है कि X, आसान क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि अब इनका वैरायटी खत्म हो रही है। XYZ का रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो था 1:1, और अब जो जेड है साहब वो रिटायर हो गए। जेड के रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशियो डिसाइड हुआ वो हुआ 1:2। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा गेन रेशियो निकालो। तो आपको तो सिंपल गेन का फॉर्मूला याद ही है। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अगर हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्स का नया रेशियो है 1/3 और उसका पहले भी रेशियो था 1/3, तो उसका मतलब ये है कि उसे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर मैं y की बात करूं तो y के पास नया रेशियो है 2/3 और उसके पास पहले था 1/3, तो रिजल्ट आया 1/3। इसका मतलब हुआ कि x को कोई फायदा नहीं हुआ है, सारा का सारा फायदा y को हुआ है, तो सिर्फ y प्राप्त करेगा 1/3। इस क्वेश्चन में जो बेनिफिट हुआ है वो केवल y को हुआ है और सिर्फ y को ही बेनिफिट हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओनली y gains 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The capital balance of ABC 50, 25 respectively be declared to retired from the firm on 1st April. Balance in reserve on the date was on 15,000 if goodwill of the firm was valued as 30,000 and the profit on revaluation was 7050, then what amount will be transferred to the loan account of B? ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन में अच्छे खासे क्वेश्चन में से बी चला गया है। बी डिक्लेयर्ड टू रिटायर, बी ने कहा मैं जा रहा हूं। ठीक है सर, अब आप देखिए सर, सबसे पहले आप देखिए कि बी की कैपिटल कितनी है। ओरिजिनली इसकी कैपिटल 50,000 रुपये है, तो ये तो देखो हमें देनी ही देनी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, जो रिजर्व है वो 15,000 का है, तो जो 15,000 का रिजर्व है आप उसमें से उसका हिस्सा दोगे और बी का हिस्सा है 2/5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हिस्सा है 2/5, तो ये हो गए 6,000 रुपये, आपको उसको और देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो गुडविल है वो गुडविल 30,000 की है, तो आप गुडविल का हिस्सा दोगे तो वो आपका 12,000 रुपये बनेगा गुडविल का हिस्सा। और इसके अलावा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 7,050 है, तो 7,050 रुपये है, तो उसका जो हिस्सा आपका निकलेगा वो 2,820 रुपये निकलेगा। आप ये सारा हिस्सा जोड़ेंगे तो इसका हो गया 56, 78, 56, 68, 70, 70,820, 70,820 रुपये हो गया है टोटल। यस, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें अपन को ये निकालना था कि जो रिटायरिंग पर्सन है उसका कितना शेयर बना, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि जो जा रहा है उसको आप 3 तरीके से निपटा सकते हो। या तो आप उसे कैश पेमेंट दोगे, या आप उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, या आप एक एन्युटी सिस्टम होता है जिसमें अपन एनुअली उसे पैसे देते हैं। तो इस 3 तरीके से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर, इन्होंने बोला कि बताओ उसके लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो जितना भी ड्यू अमाउंट होता है जो भी हमें देना है, तो टोटल आप उसका 70,820 रुपये कैलकुलेट करेंगे और ये हमें देना है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है हरी, रॉय एंड प्रसाद आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:1। रॉय वांट्स टू रिटायर। अब इसमें देखो कहता है रॉय जाना चाहता है। हिज शेयर इज बीइंग परचेज बाय प्रसाद, उसका शेयर प्रसाद ने परचेज कर लिया। व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो ऑफ हरी एंड प्रसाद? ठीक है, आराम सुनिएगा।
देखिए बेसिकली 3 पार्टनर हैं, नेमिंग हरी, रॉय और प्रसाद। उनका जो रेशियो गिवन है वो है 3:5:1। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कौन जा रहा है, इसमें से रॉय जा रहा है, ये बंदा जा रहा है। अब बात यह है कि इसका शेयर कौन लेगा, तो क्वेश्चन में लिखा है हिज शेयर इज बीइंग परचेज बाय प्रसाद। ये तो पूरा का पूरा शेयर ही प्रसाद ने ले लिया। तो अब ये तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ये 5 के 5 जो थे वो इसको मिल गए, इसका मतलब इसके पास 3 ही रहा जो पहले की तरह था, और इसके पास अब 6 पॉइंट हो गए। तो इनका जो नया रेशो बनेगा 3:6 और यू कैन से 1:2। इस क्वेश्चन में नया रेशो ही पूछा है तो 1:2 आएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको टेक्निकली करना चाहें तो आप ये बोलेंगे कि रॉय जा रहा है और रॉय का जो शेयर है दैट इज 5/9, 5/9। और अगर हम बात करें कि ये किसको मिला, तो ये प्रसाद को मिला। अगर हम प्रसाद की बात करें तो प्रसाद के पास 1/9 पहले से ही था, 1/9 इसके पास पहले से था और 5/9 इसको और मिला, तो इसके पास हो गया 6/9। और जहाँ तक इस क्वेश्चन में बात है हरी की, तो हरी के पास हमेशा से 3/9 ही था, तो 3/9 और 6/9 का आप रेशियो बनाएंगे तो आपका आराम से 1:2 बनेगा। इसका आंसर 1:2 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ एट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फर्स्ट एंट्री विल बी मेड इन डैश रेशियो एंड सेकेंड एंट्री विल बी मेड इन डैश रेशियो। देखिए ये थोड़ी सी आउटडेटेड प्रैक्टिस हो गई है। पहले क्या होता था, गुडविल का एडजस्टमेंट जब होता था तो गुडविल का एडजस्टमेंट कुछ यूं होता था कि पहले गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाता था और फिर गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ किया जाता था। ठीक है, आजकल तो ये ओपन और राइट ऑफ का सिस्टम खत्म हो गया है। आजकल तो सीधे ही एंट्री गेन रेशो में होती है, पर पहले ऐसा होता था कि गुडविल अकाउंट को ओपन करते थे ओल्ड रेशो में और गुडविल अकाउंट को फिर राइट ऑफ करते थे न्यू रेशो में। इसीलिए, और वैसे भी ओल्ड और न्यू का जो गैप होता है वो गेन ही होता है, इसीलिए अभी जो डायरेक्ट प्रैक्टिस चल रही है उसमें गेन रेशो में होती है। बट क्वेश्चन जो है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर हैं जिनके नाम XYZ हैं, और मान लेते हैं कि जेड जा रहा है, तो जेड के जाने पे पहले तो एक एंट्री होती गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट टू X टू Y टू जेड। पहले तो एक एंट्री होती जिसमें सारे पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता। उसके बाद जेड के जाने के बाद XY टू गुडविल, फिर एक एंट्री और एडिशनल की जाती। पहली एंट्री होती ओल्ड रेशो में, दूसरी एंट्री होती न्यू रेशो में। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिखता है मुझे। चलिए सर, उसके बाद अपन इसका ये काट दीजिएगा ये आंसर, इसका आंसर ये है। ठीक है सर, क्योंकि आजकल तो गेन रेशो में होती है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है। नेक्स्ट है इफ द फर्म गेट्स डिसॉल्व ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर देन what amount of JLP that is joint life policy will be credited to partners capital account। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं और अगर आप जेड जा रहा है तो आप पॉलिसी को तो कंटिन्यू करोगे नहीं, तो पॉलिसी का क्या होगा, सरेंडर। तो सरेंडर करने पे जो वैल्यू मिलती है उसे सरेंडर वैल्यू बोलते हैं, और फिर सरेंडर वैल्यू ही सबको मिलती है, सरेंडर वैल्यू ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस क्वेश्चन में यही है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है रिटायरमेंट की वजह से, जैसे अगला टॉपिक मैं डेथ पे बनाऊंगा, अभी ये रिटायरमेंट का टॉपिक है, तो इसमें जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट मिलेगा, पहली बात वो सरेंडर वैल्यू मिलेगा और वही फिर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आपका 3 रेशियो दे रखा है विद द बैलेंस ऑफ कैपिटल 1 अप्रैल 2011 की इनकी कैपिटल गिवन है। और क्यू डिसाइडेड टू रिटायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई यही कि अगर वो कौन गया है, आपका ये जो सेकंड वाला पट्टा है जिसका नाम क्यू है वो वाला पट्टा गया है और ये रिटायर हो रहा है साल के एंड में। ऑन दैट डेट द बैलेंस इन द रिजर्व वाज अमाउंटेड 12,000 रुपया। If the goodwill of the firm was valued at 30,000 and profit on revaluation was 10,000, then what amount would be transferred to the loan account of Q? ठीक है, अब क्वेश्चन रिपीट पैटर्न के आ रहे हैं। जैसे Q है
और क्यू की जो आप कैपिटल देखेंगे वो 50,000 है, तो हमें ये तो देनी ही है। और इसके अलावा जो रिजर्व है वो 12,000 के रिजर्व है। और अगर अपन 2/5 का रेशियो अप्लाई करें तो आप इसका आएगा 4,800। 4,800 आपको इसको ये रिजर्व देना है। इसके अलावा जो फर्म की गुडविल है जो कि 30,000 है, इस 30,000 रुपये पे अपन इसे हिस्सा देंगे, जो कि 12,000 रुपये इसका हिस्सा बैठेगा। और अगर अपन एक और बात करें, रिवैल्यूएशन पे 10,000 का प्रॉफिट है, उसमें अपन इसका हिस्सा निकालें तो 4,000 रुपये बनेगा। अपन ये पूरा जोड़ें तो 50, 65, 66 और 4 70,800 हो रहा है। सारा हिस्सा जोड़ने के बाद 70,800 आ रहा है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। वेल, जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अपनी पॉज कर लिया करो वीडियो, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। जितना आप खुद क्वेश्चन करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर एक 20 क्वेश्चन की वीडियो है और उसमें से आप 15, 18, 19 और 20 क्वेश्चन लगा देते हैं तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. इसके बाद द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 50,000 फॉर A एंड B ईच। A और B की कैपिटल तो 50-50 है, 50-50 ईच, और C की 40,000 है। खैर B डिक्लेयर होता है, तो B डिक्लेयर होता है तो B की कैपिटल साफ तो नहीं दिखाई देती, पर पहले ही कह दिया था कि A और B दोनों की कैपिटल 50-50 हज़ार है, तो B की कैपिटल 50,000 है। The goodwill of the firm is valued at 30,000 and the profit on revaluation of assets is 5,000. The firm also has a balance in the reserve account for 15,000 on that date. What amount will be payable to B? तो ये क्वेश्चन टफ भी हो सकते थे। कैसे हो सकते थे, पहले मैं सिंपल इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे B की कैपिटल 50,000 है, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, गुडविल। तो 30,000 की गुडविल है, और 30,000 की गुडविल के अंदर जो B का शेयर है वो है 3/10, तो ये आपका 9,000 रुपये और आ गया। इसके अलावा क्या दे रखा है सर आपको, इसके अलावा आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट दे रखा है रिवैल्यूएशन का। तो 5,000 रुपये में आप शेयरिंग करेंगे तो 1,500 रुपये इसके हिस्से में आएगा। और लास्ट क्या दे रखा है, फर्म ने रिजर्व दे रखा है। फर्म के पास एक रिजर्व है जो कि 15,000 का है, और 15,000 का आप हिस्सा निकालेंगे तो वो आपका 4,500 रुपया आएगा। ठीक है सर। 50, 59, 60, 64, 65, तो इसका जो टोटल बनता है दावा वो 65,000 बनता है। कल को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, लमसम पेमेंट करेंगे तो 65,000 पेमेंट करेंगे। मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि बातों बातों में वो आपको रिवैल्यूएशन का लॉस दे दे, तब आप तैयार रहना कि जो चीज़ अभी आपने जोड़ी है, जैसे अभी तो प्रॉफिट था इसलिए मैंने जोड़ा है, उसको मैं शेयर बढ़ा के दूंगा। अगर ये लॉस होता तो ये माइनस हो जाता, या अगर ये क्वेश्चन में रिजर्व ना होता, रिजर्व की जगह P&L का DR बैलेंस होता, यानी P&L का DR बैलेंस हानि को बताता है, लॉस को बताता है, तो अब ये फिगर माइनस होता। ठीक है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब बस 2 ही बचे हैं। A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 1st April, B retired and the new profit sharing ratio between A and C decided to 3:2. इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, क्योंकि पहले इनका जो रेशियो था वो था 3:2:1 था। अगर इसमें से B का रिटायरमेंट हुआ तो हम जो रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं वो है 3:1, लेकिन इन्होंने अपना रेशियो नया रखा है 3:2, तो हमें मानना पड़ेगा। और इनके पास फर्म के पास रिजर्व है 24,000 का, लिखा है देयर वर रिजर्व ऑफ 24,000, दिस रिजर्व विल बी डिवाइडेड। वेल, तो ये एक हमारी प्रिंसिपल या बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है कि जो रिजर्व मौजूद होता है उसका क्या होता है। तो देखिए, आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो पहले से ही कमाया हुआ रिजर्व है उस पे पहली बात तो सबका हक है, और सब में वो ओल्ड रेशो में बटेगा। ऐसा नहीं है कि जो चला गया उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उसके जाने की वजह से ही आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ओल्ड रेशो में करना है। ठीक है सर। तो जैसे अगर 24,000 की रिजर्व बता रहे हैं और इनका जो रेशियो है वो 3:1 है, तो आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल फाइंड 12, 8 और 4, 12,000, 8,000 और 4,000 आएगा। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और आप कहेंगे सर फिर ये नए रेशियो क्यों दे रखे हैं? जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो चीज़ दी हुई हो वो काम की हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, अंडर द प्रीमियम पेड is treated as an ordinary expense and joint life policy does not appear as an asset in the balance sheet of the firm. मेथड है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। देखिए, अगर आपने साझेदारों के जीवन पे पॉलिसी ली, आपने साझेदारों के जीवन पे पॉलिसी ली और पॉलिसी अगर आप लोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब आपके पास सर इस प्रीमियम की अकाउंटिंग के 3 पॉपुलर तरीके हैं। आज आप इस प्रीमियम को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप इस प्रीमियम को असेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, या आप असेट की तरह ट्रीट करने के साथ साथ रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। तो दीज आर 3 डिफरेंट वेज। और इन्होंने जैसे कहा कि इन्होंने जो प्रीमियम पे किया है उसे इन्होंने ऑर्डिनरी एक्सपेंस माना है, तो इसका मतलब है कि उसे सामान्य व्यवसाय व्यय मानते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। दूसरे तरीके में हम उसे असेट्स मानते हैं और उसे सरेंडर वैल्यू पे कोट करते हैं। लेकिन ये मतलब डिफरेंट अकाउंटिंग, जो डिफरेंट अकाउंटेंट होते हैं वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। जो बहुत ही कंजर्वेटिज्म टाइप के होते हैं वो तो प्रीमियम को एक्सपेंस मान लेते हैं, अज्यूमिंग दैट कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, पर वो उसे एक्सपेंस मान लेते हैं और इसीलिए फिर इस केस में बैलेंस शीट में आपको पॉलिसी नहीं दिखाई देगी। और अगर किसी ने असेट माना होगा तो आपको बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई देगी। ठीक है सर, होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने किसी साथी के साथ जो तैयारी कर रहा हो, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।